नमस्कार। इस वक्त की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, हम युद्ध नहीं संवाद और कूटनीति के समर्थक। कहा, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से अधिक बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस में होगी द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, प्रदूषण बढ़ने के चलते मौलिक अधिकारों का हनन। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल एप्लीकेशन को किया खारिज। सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। बंगाल की खाड़ी पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान दाना में बदला। तूफान से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट, तैयारियां जोरों पर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की खबर से, क्योंकि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मिलकर आगे बढ़ने पर बल दिया। पीएम ने वित्तीय समावेशन को भी बढ़ाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की पहल न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार की भी सराहना की। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। और इस बार ब्रिक्स के इस 16वें संस्करण में ये विस्तारित ब्रिक्स की पहली बैठक और ऐसे में ब्रिक्स के विस्तार का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके बड़े प्रतिनिधित्व को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया और साथ ही उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करने से जुड़ी सहमति को महत्वपूर्ण बताया। नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। और प्रधानमंत्री ने आर्थिक प्रगति के संदर्भ में एमएसएमई के हितों पर ध्यान देने को भी अत्यंत आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में होने वाली पहल को महत्वपूर्ण कहा। हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और सीमित पूर्ण सत्र में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने खड़ी संघर्ष, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक अनिश्चितता जैसी चुनौतियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने डीप फेक और साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स में मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि ब्रिक्स दुनिया को यह संदेश दे कि वो विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी समूह है। प्रधानमंत्री ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान तक पहुंचने का संदेश फिर दोहराया। पीएम ने कहा, हम युद्ध नहीं, संवाद और कूटनीति के समर्थक हैं। पीएम ने आतंकवाद और आतंकी फंडिंग से निपटने के लिए भी मजबूत आपसी सहयोग पर बल दिया। पीएम ने कहा कि ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री ने युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने पर भी जोर दिया और साथ ही प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार का संदेश भी दोहराया। ब्रिक्स को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी विविधता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सर्वसम्मति से आगे बढ़ने की परंपरा हमारे सहयोग का आधार है। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सामने रखे, जिस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक बंसल जी, जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। और बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी। और हमारे साथ योगेंद्र कुमार वरिष्ठ राजनयिक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन आलोक जी, अगर शुरुआत में आपसे करना चाहूँ तो ये जो संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने आज, कहीं ना कहीं ब्रिक्स के लिए कह सकते हैं कि जिस दिशा में इस तरीके का एक बहुआयामी मंच को आगे बढ़ना चाहिए, उससे जुड़े तमाम बिंदुओं को प्रधानमंत्री ने सामने रखा है। किन मायनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को और ब्रिक्स के जो सिद्धांत हैं, जिनका जिक्र भी पहले प्रधानमंत्री कर चुके हैं, जिस सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ने की बात कही जाती है, कहां तक आपको पीएम के संदेश में वो तमाम सिद्धांत भी रिफ्लेक्ट होते नजर आते हैं? ये प्रधानमंत्री ने जो कहा, उन्होंने जो भी चिंताएं थी विश्व में ब्रिक्स को लेकर, उन्होंने कहा हम विभाजनकारी नहीं हैं, हम युद्ध किसी का संबंध नहीं है, इस वक्त हम डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने वो चिंताएं भी बताई जो विश्व को इस समय फेस कर रही हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, डीप फेक, डिसइंफॉर्मेशन जैसी चीज़ें। जो नई चुनौतियां आई हैं उनसे हमें निपटना चाहिए और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमको एकजुट होकर रहना है। उन्होंने कहा कि जो टेररिज्म, जो टेरर फाइनेंसिंग है, ये जो ऐसे मुद्दे हैं, इस पे किसी दोहरे मापदंड का कोई स्कोप नहीं है। तो और साथ ही साथ उन्होंने ब्रिक्स के जो एनलार्जमेंट है, जो इसमें नए सदस्य आए हैं, उनका भी स्वागत किया। किस तरीके से ग्लोबल साउथ की एक वॉइस के रूप में ब्रिक्स उभर रहा है, और साथ ही साथ जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके एक्सपेंशन का जो प्रपोजल है उसका भी उन्होंने स्वागत किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी जो अप्रोच है वो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए और हमें विश्व को ये संदेश देना चाहिए कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं बल्कि जनहितकारी समूह है। तो ये मैंने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग इसको दिखा रहे थे कि ये किसी के खिलाफ है, ये G7 के खिलाफ है या किसी अन्य राष्ट्र के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा ये विभाजनकारी नहीं बल्कि जनहितकारी समूह है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जिस तरीके से हमने एकजुट होकर कोविड का सामना किया था, उसी तरीके से हमें आने वाली चुनौतियों का भी सामना करना चाहिए। आलोक जी, ये जो बात प्रधानमंत्री ने कही है कि विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ये संदेश एक मजबूत और ठोस दिशा की ओर इंगित करता है। ऐसे में इस मंच से ये संदेश किन मायनों में महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब लगातार विभिन्न एनालिस्ट के द्वारा इस बात को सामने उठाया जाता रहा है, पश्चिम के द्वारा भी, कि ये पश्चिम विरोधी मंच के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जबकि हमेशा से ही ब्रिक्स को पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि एक अलग से तमाम देशों के एक ऐसे मंच के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास चल रहा है जहां ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की भी आवाज मुखरता से सामने रखी जाए। ऐसे में ये विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी मंच का संदेश कितना पुख्ता आधार देता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि काफ़ी लोग इसे पश्चिम विरोधी या अमेरिका विरोधी संगठन बता रहे थे। तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से कहा ये किसी का विभाजन किसी के खिलाफ नहीं है।
और ये पीपल सेंट्रिक है, जनहितकारी है, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं, जो कैपिटलिस्ट मॉडल है, जो G7 है, वो कई बार जो अपनी नीतियां बनाते हैं वो शायद आर्थिक मुद्दे में जब तय करते हैं तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच नहीं रखते। तो उन्होंने ये बताने की चेष्टा की कि ये जो पीपल सेंट्रिक है और ये किसी के खिलाफ नहीं है, और उसी में उन्होंने डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की और युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की। मेरे ख्याल से ये संदेश शायद वो रूस के लिए भी था, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री एक बड़ी चेष्टा कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की, और साथ ही साथ दुनिया के सभी राष्ट्रों को, यहाँ तक कि चीन, रूस जो उसके सदस्य देश हैं और जो बाहर हैं, उनको सबको ये कहना चाह रहे थे कि ये जमाना युद्ध का नहीं है बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का है। और इस वक्त जो चुनौतियां हैं जैसे टेरर और टेरर फाइनेंसिंग, इसके लिए कोई दोहरे मापदंड होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो वैश्विक संस्थान हैं उनके रीऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, क्योंकि उनको सामयिक परिवर्तनों के अनुसार अनुकूल ढालने की आवश्यकता है, और कई चीज़ों में जो है हमको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। और इसी में उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हमने कोविड का सामना किया, वैसे ही जो अन्य चुनौतियां हैं, जो नई चुनौतियां आ रही हैं जैसे डीप फेक, AI वगैरह, इसके लिए हमें एक नए मापदंड बनाने पड़ेंगे, नए रूल्स बनाने पड़ेंगे, इनके लिए ग्लोबल रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी कि ऐसा ना हो कि जो लोग इस तरीके के अपराधों में संलग्न हों उनको एक देश शेल्टर दे और दूसरे देश के लिए वो नुकसानदायक। लेकिन आलोक जी, जैसे प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ये रखा, सहयोग, संवाद, समन्वय, इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि ब्रिक्स के देशों के बीच ये दिखना चाहिए, हमारी कार्यवाही में ये दिखना चाहिए, एक्शंस में भी ये दिखना चाहिए। ब्रिक्स, विस्तारित ब्रिक्स की पहली बैठक है। हम जानते हैं कि जो संस्थापक देश हैं 5, उनके साथ अब 4 और देश जुड़ गए और अब पार्टनर कंट्रीज भी इस बार साथ जुड़ेंगी, जिनके बारे में जानकारी भी हमें मिल पाएगी। लेकिन आलोक जी, यहाँ पर जो विविधता दिखती है हमें, जो हम कह सकते हैं कि तमाम देश अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग जोन से वर्ल्ड के जुड़ रहे हैं, ये जो विविधता हमें दिखती है आलोक जी, कहाँ तक ये विविधता हमारी ताकत के तौर पर भी सामने आती है? क्योंकि एक सोच ये भी आती है कि हम इतने अगर विविध हैं, इतनी डाइवर्सिटी है हम में, और सब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं देश, तो ऐसे में क्या हम एकजुट होकर लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ सकते हैं? क्या विविधता ताकत बन सकती है? बिल्कुल, विविधता ही ताकत बनेगी। अगर आप देखें अन्य किसी संगठन के कंपैरिजन में ब्रिक्स का जो भौगोलिक विस्तार है बहुत ज़्यादा है। आप देखिए दक्षिण अमेरिका से लेके सुदूर एशिया तक के राष्ट्र हैं। इसमें अधिकांश विविध राष्ट्र हैं जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसीलिए पीपल सेंट्रिक अप्रोच है। और साथ ही साथ देखेंगे तो कुछ छोटे राष्ट्र हैं जैसे UAE जब आया, और कई दुनिया के सबसे बड़े भौगोलिक राष्ट्र रूस है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या में राष्ट्र भारत है, वो सब इसके सदस्य हैं। तो इसमें विविधता तो है, और इसी विविधता को एक साथ लेकर चलने में हम हर उस व्यक्ति की अपेक्षाओं का ध्यान रखेंगे, और इसी कारण ये जनहितकारी संस्थान है, क्योंकि छोटे से छोटे देश की जो अपेक्षाएं हैं उसका भी ध्यान रखा जाएगा, और जो बड़े से बड़े देश की अपेक्षाएं हैं, जो दक्षिण अमेरिका की अपेक्षाएं हैं, जो अफ्रीका की अपेक्षाएं हैं, जो एशिया की अपेक्षाएं हैं, उनको सबको ध्यान में लेकर चलेगा। और मेरे ख्याल से इसका जो भौगोलिक विस्तार है और उसके कारण जो प्रतिनिधित्व है हर भौगोलिक क्षेत्र का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी आलोक जी, यहाँ पर एक बात की और संकेत करना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना जब संबोधन आरंभ किया उस वक्त प्रधानमंत्री ने संघर्ष की बात की कि जैसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरीके से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आलोक जी, कहाँ तक इस मंच से ये संदेश दोबारा दिया जाना कि युद्ध का वक्त नहीं है, हमें डायलॉग डिप्लोमेसी का प्रयोग करना चाहिए, इस वक्त विश्व को शांति की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री विभिन्न मोर्चों पर ये बात कहते रहे हैं। लेकिन ऐसे मंच पर जहां हम ये देख रहे हैं कि ईरान भी उपस्थित है इस बार, हम देख रहे हैं कि रूस तो अध्यक्षता ही कर रहा है इस बार ब्रिक्स की, इस मंच से पुनः इस संदेश को दोहराना कितना महत्वपूर्ण है और कहां तक एकजुट सोच ला सकता है इस दिशा की ओर, जिसके ओर भारत लगातार प्रयासरत है कि संघर्ष समाप्त हो? बिल्कुल, भारत का जो प्रयास है इसको इस मंच से कहना, इससे बेहतर मेरे ख्याल से मंच नहीं हो सकता था।
रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए भारत कार्यरत है। यहाँ चीन के साथ आज संवाद हो रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं इस वक्त शायद भारत और चीन के जो नेता हैं वो आपस में संवाद कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप देखिए यूएई और ईरान उसमें दोनों हिस्सा ले रहे हैं, दोनों के बीच में भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो सारे वो राष्ट्र जिनके बीच में कोई मतभेद हो उसको सबको संवाद और डिप्लोमेसी के द्वारा सुलझाया जाए बजाय युद्ध के। ये संवाद न सिर्फ ब्रिक्स देशों को दिया जा रहा है बल्कि संपूर्ण विश्व को दिया जा रहा है कि हम जो है शांति के लिए कार्यरत हैं, हम शांति में विश्वास करते हैं। ये गांधी का जो देश है ये वैश्विक शांति के लिए अग्रसर है और कार्यरत है। प्रधानमंत्री ने एक बात और बोली है अपनी स्पीच में कि 2021 में भारत ने ही ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की बात कही थी, जिसको इस बार लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही कि रेलवे रिजर्व नेटवर्क की भी बात की है, भारत की तरफ से हुई थी, और ये लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन्स को बेटर करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। भारत वक्त वक्त पर इस तरह के व्यवहारिक सुझाव देता रहा है जिससे देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। ये उदाहरण है, ये जो तमाम बातें गिनाई गई हैं, ये उदाहरण है इस बात का कि भारत की आवाज को कितनी प्रमुखता मिलती है इस मंच पर। देखिए, भारत एक प्रारंभिक सदस्य है और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है, तो भारत की बात का महत्व तो अवश्य ही है। और ब्रिक्स के अंदर भारत एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है और भारत ने जो भी कहा है उस पर ध्यान दिया जाता है। और इसीलिए मैंने कहा, प्रधानमंत्री का ये कहना कि युद्ध नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी का ज़माना है, ये अन्य राष्ट्रों के लिए भी एक संदेश है। और साथ ही साथ जो इस बार प्रधानमंत्री ने जो नई चिंताओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराया है, जो टेक्नोलॉजी के युग में जो नई चिंताएं आ रही हैं, जैसे डीप फेक, एआई का एक विध्वंसक रूप भी हो सकता है, तो एआई को किस तरीके से प्रयोग किया जाए, उसके लिए किस तरीके से वैश्विक रेगुलेशंस हो, तो उस सब की बात उन्होंने की है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ब्रिक्स इन सभी बातों पर ध्यान देगा और इन सब पर कार्य करेगा। बिल्कुल, 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं ये, जिनका यहाँ इस मंच से लिया गया निर्णय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल आइए एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कौन सी बड़ी बातें रहीं। एक बार पुनः आपको उनकी ओर लिए चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स समिट को जब संबोधित किया तो कुछ बड़े मुद्दों को सामने रखा और अपने मुद्दों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि किस तरीके से ब्रिक्स इस मंच ने तमाम उपलब्धियों को हासिल किया है। ये उपलब्धियां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई उपलब्धियां हैं जिनको ब्रिक्स के देशों ने मिलकर हासिल किया है। और अगर ब्रिक्स की अहमियत की ओर नजर डालें तो हम पाते हैं कि विश्व की 40% मानवता का, यानी 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स, और इसीलिए ये इस मंच की अहमियत को भी दर्शाता है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जो कि ग्लोबल साउथ के विकास के लिए काम कर रहा है, बहुत से देश हैं जिन्हें इस डेवलपमेंट बैंक के द्वारा विकास कार्यों के लिए पैसा दिया जा रहा है और इसमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये एक ऐसा मंच है जो $30 ट्रिलियन से अधिक की सामूहिक अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, और ये भी इस समूह की अहमियत को ही बताता है। लेकिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने चूंकि जनहितकारी की बात की तो उन्होंने एमएसएमई के हितों पर फोकस करने की बात को सामने रखा, क्योंकि एमएसएमई से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका विकास हो तो इन देशों की बड़ी जनसंख्या का विकास संभव हो सकता है। इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जो सहमति बनी है उसे प्रधानमंत्री ने बेहद महत्वपूर्ण करार दिया, क्योंकि कौशल विकास आज के दौर की जरूरत है जब तकनीकें बदल रही हैं। और डिजिटल हेल्थ पर भी प्रधानमंत्री ने इसके महत्व को भी रेखांकित करते हुए कहा कि भारत अपने जो सफल अनुभव हैं डिजिटल हेल्थ को लेकर उसे साझा करने को उत्सुक है। भारत हमेशा से कहता है कि अपने विकास गाथा, अपने अनुभवों के आधार पर हम दूसरे को भी मदद करने को तैयार हैं। इसी तरीके से ग्रीन ग्रोथ के कॉन्सेप्ट पर भी बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से भारत में ग्रीन ग्रोथ पर बल दिया जा रहा है, हरित विकास पर बल दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने वित्तीय सामंजस्य बढ़ाने के प्रयासों का भी स्वागत किया कि विभिन्न देशों के बीच वित्तीय सामंजस्य बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आर्थिक वृद्धि में सब एक दूसरे के मददगार हो सके। और यूपीआई को भारत की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी के तौर पर प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया और इसकी विश्व भी सराहना करता है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने मानवता में साझा विश्वास भविष्य की पीढ़ी के लिए किन मायनों में महत्वपूर्ण है, कैसे मार्ग प्रशस्त करेगा, इन बातों को भी सामने रखा। तो प्रधानमंत्री ने ब्राजील को ब्रिक्स की
अध्यक्षता मिलने पर बधाई दी है। तो इस बार रूस की अध्यक्षता में हो रहा है, अगली बार ब्राजील में होगा ब्रिक्स सम्मेलन। तो इन मायनों में देखें तो प्रधानमंत्री के संबोधन में देखा जाए तो ब्रिक्स एक मंच के ही आगे दिशा को तय करने में ये तमाम बिंदु जो महत्वपूर्ण थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी सामने आए। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली सूची में कुल 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कोपरी पाचपा खाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनावों में जीतकर सांसद बने रविंद्र वायकर की पत्नी को शिवसेना ने जोगेश्वरी पूर्व से मैदान में उतारा है और माहिम सीट से सदानंद शंकर सरवणकर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं महायुति के खेमे से ये दूसरी सूची है। इससे पहले भाजपा ने 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को पहले दिन कुल 58 नामांकन दाखिल हुए। महायुति की तरफ से 288 में से 144 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं। और एनसीपी की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी सुप्रीमो और महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं छगन भुजबल को येवला से टिकट मिला है। इसके अलावा पार्टी के नेता दिलीप वलसे पाटिल आंबेगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। कागल सीट से हसन मुशरीफ को टिकट दिया गया है और परली सीट से धनंजय मुंडे चुनाव में खड़े होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट शिवसेना के 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के संबंध में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि देश हमेशा से चाहता था कि शिवसेना शतक लगाए। उन्होंने क्रिकेट में शतक के महत्व का जिक्र किया। देश हमेशा ये चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए, और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है। अब लगाएंगे। मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है और सेंचुरी को बहुत महत्व है। और महाराष्ट्र से आगे बात झारखंड विधानसभा चुनावों की करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें केवल एक उम्मीदवार का नाम शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से रांची विधानसभा क्षेत्र से महुआ माझी को टिकट दिया गया है। साथ ही पार्टी ने जल्द ही अगली सूची जारी करने का भी आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और कई वरिष्ठ पार्टी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्रों से जीतने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी को बरकरार रखने का फैसला किया और इस वजह से वायनाड सीट खाली हो गई और उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है। और वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। केरल में बीजेपी ने नव्या हरिदास को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। इसी बीच भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास ने चुनाव से पहले वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुक्कम क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने आदेश वापसी यानी रिकॉल अर्जी पर बहस पूरी होने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने 11 जनवरी 2024 के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए रिकॉल अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने दलील दी थी कि सभी वादों में मांगी गई राहतें अलग और असमान हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ सुनना उचित नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की याचिका का विरोध करते हुए सभी मामलों को एक साथ सुने जाने की मांग की थी। मुस्लिम साइड के रिकॉल एप्लीकेशन को जो सूट कंसल्टेशन के खिलाफ रिकॉल अर्जी थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। केवल एक लाइन बोला रिजेक्टेड। और बहरहाल अब सारे जो 15 सूट हैं उनका ट्रायल एक साथ होगा और इसमें जो है नेक्स्ट डेट पड़ेगा वो है 6 नवंबर की तारीख है। दोपहर 2 बजे इस पर अगली डेट सुनवाई है और अब जो है इसमें आगे कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रोसीड करेगी और इश्यूज फ्रेम होंगे। इश्यूज फ्रेम किसी भी सिविल सूट के लिए जरूरी है और हम सब खुश हैं। ट्रायल एक साथ होगा तो समय की भी बचत है और कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स भी नहीं होंगे और मूल है कि समय का बचत होगा। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा का मुकदमा पेंडिंग था उसमें कंसोलिडेशन के ऑर्डर पे जजमेंट रिजर्व किया था कोर्ट ने हफ्ते 10 दिन पहले, तो उसी को आज डिलीवर किया है। एप्लीकेशन A29 जो डिफेंडेंट्स की थी मुस्लिम पक्षी उसको खारिज किया है और ये कहा है कि सूट कंसोलिडेट की जो ऑब्जेक्शन था उसको रद्द कर दिया है और कहा है कि जैसे सूट चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। कंसोलिडेट होके सीरियल वाइज सुनवाई हो रही है तो सीरियल वाइज सुनवाई होगी उनकी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए हरियाणा और पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाने वालों पर पंजाब और हरियाणा में सिलेक्टिव एक्शन हो रहा है। कुछ केस में एफआईआर दर्ज की गई है तो कुछ में जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया है। जुर्माना जो वसूला जा रहा है वो भी मामूली है। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो रही। कोर्ट ने पिछले आदेशों को लागू करने को लेकर केंद्र, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही केंद्र सरकार को पंजाब सरकार के ट्रैक्टर डीजल के लिए की अतिरिक्त फंड की मांग पर भी 2 हफ्ते में विचार करने को कहा है। दरअसल दिल्ली में 13 जगहों पर खुले में कचरा जलाने के पॉइंट्स पहचाने गए हैं, जिन्हें लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ट्रकों की एंट्री पर रोक के आंकड़े भी मांगे हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर भी दिल्ली सरकार से आंकड़े मांगे गए हैं। अगली सुनवाई पर कोर्ट दिल्ली में ट्रांसपोर्ट, हैवी ट्रकों की एंट्री, खुले में कचरा जलाने जैसे पहलुओं पर भी विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने के चलते मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो प्रदूषण मुक्त वातावरण देकर नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करे। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों पर अमल को लेकर कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक आज पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों, सरकार और पीड़ितों को मामले में अपने अपने साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के आदेश जारी किए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी, यानी तब तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर संसद द्वारा गठित जेपीसी की बैठक में मंगलवार को टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के आक्रामक तेवर और हमले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना को बहुत ही दुखद करार दिया और इसकी शिकायत भी स्पीकर से की। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद अन्य लोग इसके गवाह हैं और उन्हें बोतल से गंभीर चोट भी आ सकती थी। ये बिल इसी साल शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।
वक्फ संशोधन बिल विधेयक पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ हैं। कल हुई जो दुर्घटना जो हुई थी, क्या कुछ वाकया था, क्या कुछ माहौल था वहां पर, ये कैसी दुर्घटना हुई? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ, भारत की लोकसभा के स्पीकर साहब ने सरकार की पहल पे किरण रिजिजू जी ने प्रस्ताव किया कि इसको जेपीसी को सुपुर्द कर दिया जाए और एक जेपीसी का गठन हो जाए। जो कल घटना कल्याण बनर्जी जी ने किया वो तो किसी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप कोई चीज़ असहमति व्यक्त कर सकते हैं, कंडम कर सकते हैं, रिजेक्ट करने की बात कर सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं, लेकिन कांच की बोतल तोड़ के मेज पे और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने फेंक के मुझे मारा, अगर कल्पना करिए कि वो मेरे मेज के सामने गिरा, अगर वो मेरे ऊपर गिरता, कांच बोतल टूटी हुई थी, आँख में या कहीं लगता, तो शायद आज मतलब कितनी बड़ी दुर्घटना थी। अब उन्होंने बोतल तोड़ी, उससे उनकी उंगली में लग गया, तो इससे वो सहानुभूति के लिए नहीं है। आखिर उनको उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए। कल्याण बनर्जी की मंशा क्या लगती थी इन सब कारणों के पीछे? अचानक जब बातचीत चल रही थी, तमाम सारे लोग अपने कमेंट दे रहे थे। अब या तो वो मतलब वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, वो समितियों की जिसकी कार्रवाई कॉन्फिडेंशियल होती है उसका संदेश बाहर तक देना चाहते हैं कि हम इस तरह से वक्फ के संशोधन के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्यथा तो तुष्टीकरण के सिवा कोई है नहीं। लेकिन उनका आचरण तो भारत की लोकसभा में देखा है, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री निकालते हैं, कभी किसी मंत्री से लड़ते हैं, मतलब। लेकिन अब कल तो हिंसा की पराकाष्ठा हो गई। ऐसी घटना के पीछे आपको लगता है कि क्या बिल लटक जाए, ऐसी कुछ भी मंशा हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल मंशा हो सकती है, लेकिन हमको मैंडेट दिया स्पीकर साहब ने कि हम लोकसभा के नेक्स्ट सेशन, विंटर सेशन के फर्स्ट वीक के आखिरी दिन तक हम दे देंगे। हमको रिपोर्ट देनी तो हम रिपोर्ट देंगे। आप कार्रवाई के लिए क्या कुछ किए हैं? हमने स्पीकर साहब को बता दिया है, आगे वो कार्रवाई करेंगे। हमारी समिति ने भी अगली बैठक के लिए उनको निष्कासित किया है, आगे कैसा आचरण है उस पर समिति विचार करेगी। धन्यवाद। देश की राजधानी दिल्ली में अभी ना तो सर्दियों की शुरुआत हुई है, ना ही दिवाली के पटाखे जलने शुरू हुए हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और यमुना नदी में जहरीली झाग को लेकर दिल्ली की सरकार सवालों के घेरे में है। दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद मनोज तिवारी ने डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों से जनता को सिर्फ ठगा है। आज तक दिल्ली की बुनियादी जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब समय आ गया है, आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की झूठी सरकार को हटाकर ही दम लेगी। दिल्ली की आबो हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। लगातार दिल्ली वासी जो है सांस लेने को भी तरस रहे हैं और ऐसे में यमुना का भी पॉल्यूटेड स्वरूप सामने है। मनोज जी, दिल्ली को आखिर हो क्या गया है? दिल्ली की दुर्दशा अरविंद केजरीवाल जी की देन हो गई है। सच बताएं तो कांग्रेस तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे देती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी आने के बाद उसको लूट और झूठ से फुर्सत ही नहीं मिली है। दिल्ली में एलजी महोदय किसी अधिकारी को यहाँ से वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन 76,000 करोड़ में से वो 1 रुपया भी अपने कलम से नहीं दे सकते। वो देना है सरकार को जो चुनी हुई है, और वो उसका सदुपयोग करने तो दूर, किसी तरह से उसको उसका प्रदूषण दिखे ना, इसके लिए कोशिश कर केमिकल तक डालते हैं। लेकिन आदमी जाएगा छठ का घाट साफ करने, छठ मनाने, उनको नहीं इसको रोक दो, क्योंकि उनको हिंदू त्योहारों से परेशानी है। हम निदान जानते हैं क्या है। अब एक बार दिल्ली के लोग जो जमुना मैया को प्यार करते हैं, जो जमुना जी को स्वच्छ देखना चाहते हैं, वो लोग दिल्ली में एक बार 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार बना दें। 3 साल में हम यमुना की स्वच्छता का उदाहरण दुनिया न देने लगे तो फिर मनोज तिवारी, इस वादे के बाद अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो शायद मैं राजनीति में न रहूं। इतनी बड़ी बात आपसे बोलता हूं।
मुख्यमंत्री आतिशी लगातार टोपी ट्रांसफर गेम कर रही हैं। कल उनका एक बयान आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो दिल्ली की पराली है उसके लिए पंजाब ने उपाय कर लिए, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोषी हैं और जो उनकी बसेज हैं वो यहाँ पे पॉल्यूशन फैला रही हैं। जी आतिशी जी जो है ना, जब ये कह सकती हैं रामलीला में कि असत्य की जीत होगी, अन्याय की जीत होगी, तो इनसे आप किस चीज़ की अपेक्षा करते हैं? ये दिल्ली का दुर्भाग्य है सर कि अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति, अर्बन नक्सली की सोच वाला व्यक्ति यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया और अब वो जिसको चाहते हैं वो कुर्सी पे बिठा देते हैं। दिल्ली के लोगों के मन में बीजेपी अब आ रही है और हम मिलकर के सारी समस्याओं का एक निदान 4 महीने बाद दिल्ली में भी कमल निशान। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद मनोज तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री आतिशी सहित आम आदमी पार्टी को जवाब देना होगा। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और एनडीएमसी ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आरडब्ल्यूए और एमटीए के दिशा निर्देश और उपाय जारी किए हैं। कचरा जलाने पर चालान के रूप में 5,000 रुपए का जुर्माना, बायोमास, लकड़ी या अन्य सामग्री को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक का उपयोग, निर्माण स्थल पर धूल का नियंत्रण, आरडब्ल्यूए और एमटीए को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के चार्जिंग स्टेशंस की पेशकश, वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देना वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों का ही हिस्सा है। एनडीएमसी ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और निजी वाहनों का उपयोग कम करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, कम भीड़भाड़ वाले मार्ग का उपयोग करने, ठोस कचरे और बायोमास को खुले में जलाने से बचने की अपील की है। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क भी अब 2 गुना कर दिया है। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक चल रही है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। पिछले 99 वर्ष से आरएसएस अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। 25-26 अक्टूबर को संघ के सभी संघ संचालक, कार्यवाह, सरकार्यवाह पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में संघ रचना के सभी 46 प्रांतों के प्रांत एवं सह संघचालक, कार्यवाह तथा प्रचारक रहेंगे। बैठक में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले तथा सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर सीए मुकुंदा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक कुमार और अतुलिमय और अन्य अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुख एवं कार्यकारिणी के सदस्यों सहित 393 कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। बैठक में देश के वर्तमान हालात और आगामी चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। आरएसएस 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जिसे लेकर आरएसएस के पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य संयुक्त रूप से आगामी रणनीति बनाएंगे। समाज में सौहार्द रहे, एक दूसरे को मिलकर सहयोगी बनकर लोग कार्य कैसे करें और इसके माध्यम से अपने देश की जो निरंतर प्रगति इसको हम कैसे सुनिश्चित करें। संविधान के 75 वर्ष के निमित्त नागरिक कर्तव्य जो है हमारे, उसके संदर्भ में तो इन सभी विषयों को कैसे क्रियान्वित करना, इसके संदर्भ में अब एक व्यापक योजना समाज के सब लोगों को जोड़ते हुए कैसे करना, इस पर भी बैठक में चर्चा होने वाली है। भारतीय तटरक्षक बल ने चक्रवाती तूफान दाना से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात कर दिया है और स्थिति पर बारीक नजर बनाए रखे हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना काफी तेजी से ओडिशा तट की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवात दाना के 24 और 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर टकराने का अनुमान है। और दाना साइक्लोन बंगाल की खाड़ी से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। दाना साइक्लोन कैसे आगे बढ़ रहा है और प्रभावित इलाकों में कैसे हैं एनडीआरएफ की तैयारियां, इसे लेकर हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन शाहिदी से।
दाना साइक्लोन धीरे धीरे उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है और आप देखें, ये आप मैप के माध्यम से आपको बताते हैं, ये जब हिट करेगा 24 तारीख या 25 तारीख के बीच में, तो इसकी स्पीड 100 से 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहेगी। ये आपको हम लाइव स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो दाना साइक्लोन है वो धीरे धीरे आप देखें कि उड़ीसा की तरफ जो बढ़ रहा है, ये लाइव आपको दिखाई दे रहा है। ये आप देखें, ये भुवनेश्वर वाला हिस्सा है और इसी के आसपास जो पुरी या उड़ीसा का जो कटक और भद्रक वाला इलाका है, वहाँ पर ये हिट करेगा। इस समय हमारे साथ हैं जो ऑपरेशंस देख रहे हैं। सर, अभी क्या स्थिति है और आप देखें कि कितनी वहाँ पर टीम है, किस तरह का इंतजाम है? अभी फिलहाल जो है 45 टीमों की डिमांड हुई है 4 स्टेट से। हमारे पास 56 टीमें मौजूद हैं ग्राउंड में। डिप्लॉयमेंट हो रहा है। 24 तारीख की रात और 25 तारीख की सवेरे के बीच में लैंडफॉल होने की संभावना है। कहाँ टीमें हैं? उड़ीसा में कितनी हैं और दूसरे इफेक्टेड इलाके हैं वो कौन कौन से? जी, उड़ीसा में हमारी 20 टीमें तैनात हैं एनडीआरएफ की। वेस्ट बंगाल में 13 टीमें तैनात हैं, 4 अभी स्टैंड बाई में है रिजर्व में। इसके अलावा जो पोस्ट लैंडफॉल भी हमने देखा है पहले इफेक्ट हुआ है, तो इंटीरियर एरियाज़ में झारखंड में भी हैवी रेन्स हो सकती है, उससे इनंडेशन हो सकता है। उसको देखते हुए 9 टीमों की तैनाती की जा रही है झारखंड में। छत्तीसगढ़ में हमारी 1 टीम है। इसके अलावा क्योंकि जो लैंडफॉल होता है और साइक्लोन का जो एरिया होता है काफ़ी वाइड स्प्रेड होता है, तो आंध्र प्रदेश में भी विशाखापट्टनम जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी टीम की तैनाती है। आपकी तैयारियाँ किस तरह की हैं? क्योंकि बड़े संख्या में पेड़ हैं, बिल्डिंग, ये सब टूटने का खतरा है, वो भी बरकरार रहता है और जो लोग हैं उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा विषय रहता है। बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ की जो कार्रवाई होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। प्री लैंडफॉल जो होता है हमारा इवैक्यूएशन का वर्क होता है और लोगों को ब्रीफिंग की जाती है कि आप अपने घर में रहें, बाहर नहीं निकलें क्योंकि हवा तेज़ होती है, क्षति हो सकती है उससे। और पोस्ट लैंडफॉल, जब लैंडफॉल होगा उसके बाद जब एक उसमें रुकाव आता है, उसके बाद पोस्ट लैंडफॉल की एक्टिविटी जो होती है कि अगर रोड ब्लॉकेज हुआ है या पेड़ गिर गए हैं या इनंडेशन हो गया है भारी बारिश की वजह से, जिसमें कुछ फ्लडिंग हो गई है, उसमें सेव करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी तैनाती। तो ये आपने देखा डीआई साहब जो एनडीआरएफ के वो बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो एनडीआरएफ ने वहाँ पर कर रखे हैं। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मऊ जिला पुलिस प्रशासन द्वारा बुधवार को मुख्तार अंसारी गिरोह के अभियुक्त अफजाल तथा उसके एक सहयोगी की 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ये कार्रवाई संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई है। क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि अपराध जगत से अर्जित धन से बनाई गई कुर्क संपत्ति में एक की अनुमानित कीमत 45,66,750 रुपए है और दूसरी कुर्क संपत्ति की लगभग 1,36,00,000 रुपए है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नहीं है जिससे कुर्क संपत्ति को खरीदा जा सके। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में कुर्की की कार्रवाई की गई है। 2 संपत्तियां आज कुर्क की गई जिनकी कीमत क्रमशः 1,36,08,000 रुपये और जबकि दूसरी संपत्ति 45,66,750 रुपये है। यह संपत्ति का चिन्हांकन किया गया जिसके कोई वैध आय का स्रोत नहीं पता चल पाया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार